Today we have third chapter, which is the atomic structure, and that this chapter will be going to an important and इंटरेस्टिंग वन. ओके स्ट्रक्चर में इस चैप्टर में हम लोग टोटली एटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम का स्ट्रक्चर किसने दिया. स्ट्रक्चर का तो हम लोग पढ़ चुके हुए हैं ना, स्ट्रक्चर का हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, लेकिन कुछ एक आइडिया दे दूंगी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने स्टार्टअप किया, फिर कैसे उसके अंदर रेवोल्यूशन आता रहा टाइम के साथ, क्या चीज़ें स्टार्टअप में थी और क्या चीज़ें आज तक जो है वो चेंज होती रहती हैं, उनमें वैरायटी आती रहती है. उसके बाद मॉडल्स किस किस ने दिए थे. आपको पता तो चल गया था कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर कंटेन्स एटम. एटम इज़ अ टाइनी पार्टिकल दैट्स प्रेजेंट इन द एवरी सिंगल बॉडी इन दिस यूनिवर्स. तो अब वो एटम है क्या, एटम दिखता कैसे. अब मे भी जो उन्होंने आपके सामने मॉडल स्ट्रक्चर रखा हुआ है ना, प्रॉबेबली ऐसा ना हो, जिससे एक एग्जम्पशन दे रही हूँ, ठीक है. अब उसकी एक मॉडल की उन्होंने एक थ्योरी दी हुई है कि एक एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जो अपने ऑर्बिट से नहीं हिलता. उसका सैम्पल एग्जाम्पल ले लें, हमारा सोलर सिस्टम अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, सेम लाइक दैट. तो यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर आप ओपन कर लें, साथ अपनी पेंसिल पकड़ लें, शुड बी लेड पेंसिल. इंपॉर्टेंट चीज़ें हम हाईलाइट करेंगे. इंट्रोडक्शन. This chapter presents the historical development of atomic theory to the modern atomic model. On the basic concepts of atomic structure is atomic number and mass number, which define an element and its isotopes. Understanding the structure of atom is essential to understanding many scientific phenomena. अब आप इसमें डिफरेंट चीज़ें समझते हो. अगर आप एटम को समझोगे ना, तो उसके स्ट्रक्चर को समझोगे, उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है. एक चीज़ होता है ना कि वो जूम करके उसके एक पिक्सल को खोल के देखते हो कि इसके अंदर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है. इसी तरीके से हम लोग एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या. एटॉमिक स्ट्रक्चर रेफर टू द वे एटम्स आर अरेंज्ड एंड व्हाट दे आर मेड ऑफ. एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कि एटम की अरेंजमेंट क्या होती है और एटम बने किससे होते हैं, ठीक है. एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं. The concept of atomic model evolved over time as our understanding of atomic structure depend through experimental observation and theoretical advances. जब आप थ्योरी को पढ़ रहे थे ना, स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, तो अब आपने कहा कि उसका कोई ना कोई मॉडल भी तो होना चाहिए. अब हम कैसे कह सकते हैं कि वाकई ही न्यूक्लियस के इर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, अनटिल आपके पास कोई उसका मॉडल ही नहीं आएगा, उसको क्या कहते हैं विजिबल चीज़ नहीं है कि जिसको आप नॉर्मल नेकेड आई से देख सकते हो. वो तो विजिबल नहीं होता, लेकिन हमने एक स्ट्रक्चर अजम्पशन दे दें कि एटम ऐसा ही है, ठीक है. सेवरल इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ द एटम हैड बीन प्रपोज थ्रू आउट द हिस्ट्री. ऐसा नहीं था कि किसी एक ने थ्योरी दे दी है और उसी ने मॉडल दे दिए, नहीं. बहुत से साइंटिस्ट आए थे. साइंटिस्ट हमारे पास कौन कौन था. डेल्टन था, थॉमसन था, रदरफोर्ड, क्वांटम मॉडल. ये सारी चीज़ें हमारे पास थ्योरी के साथ मॉडल देते गए. हर एक ने अपनी अपनी एजम्पशन दी हैं. हर एक के एजम्पशन के साथ कोई ना कोई ड्रॉबैक थे, कुछ ना कोई कंक्लूजन्स थी, कुछ की मिस्टेक किसी अगले आने वाले साइंटिस्ट ने ठीक की थी, फिर मे भी उसने कोई मिस्टेक बना दी, फिर उसके आगे वाले साइंटिस्ट ने ठीक की थी. अब वो साइंटिस्ट के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे. सबसे पहले थ्योरी जो है वो सबसे पहला मॉडल डाल्टन्स मॉडल था. एटम का सबसे पहला मॉडल किसने रिप्रेजेंट किया था. डाल्टन ने, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं. अर्ली आइडिया दैट एटम्स आर सॉलिड. अब इसने सबसे पहले क्या दिया था कि एटम एक सॉलिड है, इंडिविजिबल पार्टिकल. और ये ऐसे इंडिविजिबल पार्टिकल है क्योंकि ईजिली आपस में डिवीजन फॉर्म में नहीं जाता. अब देखते हैं कि डेल्टन्स. अब हर एक मॉडल इंपॉर्टेंट है, हर एक मॉडल आपको आना चाहिए. हर एक मॉडल के पॉइंट्स हैं. हर एक ने सबसे पहले बताया कि मेरी अजम्पशन क्या है, फिर उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स क्या आए थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट के लिए. अब आता है इन डेल्टन्स मॉडल 1803. MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करें. The British chemist John Dalton presented scientific theory on the existence and the nature of the matter. This theory is called Dalton. अक्सर साइंटिस्ट ने ना कोई और कॉम्प्लिकेटेड नाम देने के बजाय अपने नाम के साथ ही जोड़ के वो कोई ना कोई रखते थे कि उनकी नाम के साथ हिस्ट्री याद रहे. अब ये ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन साइंटिफिक थ्योरी का जो है वो एक क्या कहते हैं साइंटिस्ट था. इसने एक थ्योरी दी थी किसके बेस पे. मैटर की नेचर पे. मैटर जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था नेचर की में, उसकी फॉर्म को देखते हुए उसने थ्योरी दी. उसने क्या कहा था. ये पॉइंट्स उसके 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करें. पोस्टुलेट्स. मैनी पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज. कि वो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन मॉडल. तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है. ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम.
टाइनी 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 एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं, हर एक एलिमेंट ऐसा है कि वो टूट नहीं सकता है, वो इंडिविजिबल है, ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो ब्रेक होकर नया नहीं बना सकता, वो एक ही रहेगा। क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि एलिमेंट एक प्योर फॉर्म होता है, वो कभी भी डिविजिबल में नहीं जाता, वो इंडिविजिबल होता है। पार्टिकल्स का एटम, और ऐसे पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है। ये करेक्ट था। एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कुछ एलिमेंट के जो एटम थे वो आइडेंटिकल थे। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, ए फादर से 2 डॉटर न्यूक्लाई निकलते हैं, वो दोनों डॉटर न्यूक्लाई आइडेंटिकल होती हैं अगर उनका जो एसेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन हुई हो, ठीक है। तो उनका कुछ आइडेंटिकल एटम्स होते थे, एलिमेंट्स के आपस में सेम होते थे। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो उनसे, दे हैव द सेम मास एंड द सेम वॉल्यूम। अब उनका क्या चीज़ सेम थी, क्या चीज़ आइडेंटिकल ट्विंस में आता था कि उनके पास जो मास नंबर था और जो वॉल्यूम था वो सेम था। कुछ एटम्स की, सब एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम्स कंबाइन और सेपरेट और रीअरेंज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस कि जब केमिकल रिएक्शन होता था एटम कंबाइन होते थे, सेपरेट हो जाते थे या रीअरेंज होते थे। दे कंबाइन इन सिंपल रेशोज। सिंपल रेशोज होती थी, उसके अकॉर्डिंग इनकी कॉम्बिनेशन होती थी। एटम्स के नाइदर भी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब ये पॉइंट ज़रा है कि आइटम में भी क्रिएट तो नहीं किया जा सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अब चलते हैं कि डाल्टन वॉज एबल टू एक्सप्लेन क्वान्टिटेटिव रिजल्ट्स दैट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम हैड ऑब्टेन इन देयर एक्सपेरिमेंट। कोई भी अगर एक क्या कहते हैं हिस्ट्री में एक साइंटिस्ट बनता था ना, उस साइंटिस्ट की शागिर्दी में स्टूडेंट्स आते थे, ठीक है, जो उसका रेफरेंस यूज़ करके, उसकी थ्योरी, उसके एक्सपेरिमेंट यूज़ करके फर्दर अपना काम चलाते थे। मे बी कोई उस रास्ते से आगे पीछे निकल जाता, उसने कोई अपना इन्वेंशन करते तो उसका अपना नाम हो जाता था। अब उसने जो साइंटिफिक मेथड दिया था एटम को अंडरस्टैंड करने का, तो उसके एक्सपेरिमेंट को सब ने यूज़ किया। He nicely explained the laws of chemical combination. His brilliant work became the main stimulus for the rapid progress of chemistry during the 19th century. इसको अंडरलाइन करें कि उसका काम 19th सेंचुरी में केमिस्ट्री के प्रोग्रेस को बहुत आगे लेकर गया। However, series of experiments that were performed in 1850s and beginning of the 20th century clearly demonstrated that atom is divisible and consists of subatomic particles. अब उसकी ड्रॉबैक ये है, इसको अंडरलाइन करना, ये उसका ड्रॉबैक है। उसने ड्रॉबैक क्या दिया था कि एटम इनडिविजिबल है, उसने नहीं बताया था। डाल्टन ने सिर्फ एटम का इतना स्ट्रक्चर दिया था कि एटम के अंदर कोई प्रोटॉन नहीं है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि हम लोग एटम को क्या पढ़ते हैं, हम एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ये उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उसने कहा था एटम इंडिविजिबल है, वो डिवाइड हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ अरसे बाद, कब 20th सेंचुरी के बाद वज़ीर लोगों ने जब इसमें काम किया तो पता चला कि एटम डिविजिबल है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पे कंसिस्ट करता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, डाल्टन के पोस्टुलेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। इसको अंडरलाइन कर लें। इन 1911, ये 1911 में डेट है, रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम। जब 20th सेंचुरी में पता चला, 19th सेंचुरी में पता चला कि एटम जो है वो तो सब एटॉमिक रखता है। अब रदरफोर्ड ने अपना हाथ आगे किया, जी हम उसको अरेंजमेंट देखते हैं। हमें पता तो चल गया कि एटम के अंदर ये चीज़ मौजूद है, लेकिन कहाँ है, कैसे है, किस फॉर्म में है, वो हमें किसने बताया था? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके कंक्लूजन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द डिफेक्ट्स। ये जो पूरा क्वेश्चन है ना आपका पेज नंबर 29 पे, ठीक है, 29 पे रदर का एक्सपेरिमेंट, रदर के कंक्लूजन और रदरफोर्ड के आपके पास डिफेक्ट्स, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी हो ये आता है, कंपलसरी है। उसकी पिक्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी पिक्चर पे अगर आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि उसने क्या किया, उसने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, थिन गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस MCQs में आता होता है। इसने हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल लिया जिसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। अल्फ़ा पार्टिकल इसने कौन सा लिया था? हीलियम, ठीक है। उसने ये जो पीछे आपको सिलिकॉन कलर में नज़र आ रहा है, ये अल्फ़ा पार्टिकल है जो हीलियम है, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अपने अंदर से रेज़ एमिट करता है, मतलब रेज़ रिलीज़ करता है अपने एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसकी एक हाफ डिके लाइफ होती है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, ये एमिशन नहीं करता। अब उसने क्या किया, उसने एक फॉइल ली, उस फॉइल के अंदर उसने एक थिन गोल्ड फॉइल रख दी।
फ्लोरेंस स्क्रीन के अंदर उसने थिन गोल्ड फॉइल रखी। जब पीछे से उसने हीलियम पार्टिकल को फॉल करवाया उस थिन गोल्ड फॉइल पे, वहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ रेस रिफ्लेक्ट हुई हैं, कुछ रेस रिफ्रैक्ट हुई थी और कुछ रेस डिफ्लेक्ट हुई थी। अब वहाँ से हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ उसके एटम के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पे उसके पार्टिकल मौजूद हैं वहाँ से लाइट की डिफ्लेक्शन हो गई है, और जहाँ पार्टिकल मौजूद नहीं थे वहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हो गई थी, और जहाँ पे पार्टिकल्स थे वहाँ पे रिफ्लेक्ट, ज़्यादा पार्टिकल्स की अरेंजमेंट थी, वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ये सबसे बड़ा उसका एक्सपेरिमेंट था। आप एक्सपेरिमेंट को रीड करें। Rutherford bombarded a very thin gold foil about 0.00004 centimeter thickness with alpha particles. He used alpha particles obtained from distillation of polonium. Alpha particles are helium nuclei that are doubly positively charged. Most of these particles passed straight through the foil. Only few particles were slightly deflected. Yes. But 1 in million was deflected through an angle greater than 90 degrees from their straight paths. Rutherford performed a series of experiments. ठीक है, अब चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले तो उसकी थिकनेस को अंडरलाइन करें। अल्फा पार्टिकल में उसने हीलियम पार्टिकल लिया था पॉजिटिवली चार्ज। उसने क्या लिखा है? हीलियम न्यूक्लाई दैट आर डबली पॉजिटिवली चार्ज। हीलियम पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। अब उसमें क्या, जैसे उसने वो लाइट फॉल करवाई तो कुछ पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो गए थे, ठीक है। बट 1 in 1 million वॉज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल। कुछ जो थे उसमें 1 मिलियन डिफ्लेक्ट बैक हुए थे। उनका एंगल क्या था? 90 के एंगल के साथ। कुछ स्ट्रेट पाथ पे थे, कुछ 90 के एंगल के साथ डिफ्लेक्ट बैक हुए थे। अब यहाँ से उसने अपने देखते हुए उस प्रोजेक्ट को, एक्सपेरिमेंट को देखते हुए उसने कंक्लूजन्स दी थी। कौन सी कंक्लूजन्स दी थी? सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, अनडिफ्लेक्ट पास हो गए थे। एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। जहाँ जहाँ पे एटम ने स्पेस लिया हुआ था वहाँ से वो अनडिफ्लेक्टेड थे, और डिफ्लेक्ट हो गए तो जहाँ पे स्पेस खाली थी वहाँ पे वो अनडिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्वेंट और सोल्यूट में जब हमारे पास वो कौन सा मेथड था, उसको टेंडार इफेक्ट पड़ा था। जब लाइट उसमें फॉल करती थी वो डिफ्लेक्शन शो करता, जब लाइट नहीं थी तो वो अनडिफ्लेक्ट हो जाते थे। इसकी भी वही फॉर्म था कि जैसे अल्फा पार्टिकल उस पर पास थ्रू करते थे, कुछ जो है वो अनडिफ्लेक्ट हो जाते थे, कुछ वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाते थे। एंड द डिफ्लेक्शन, अब वो अनडिफ्लेक्टेड की बात की थी, अब डिफ्लेक्शन देखते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स through angles greater than 90 shows that these particles are deflected by the electrostatic repulsion between the positively charged alpha particles and the positively charged part of atom। कि हम लोगों ने जो हीलियम लिया था वो तो पॉजिटिव था। अब उसने यहाँ पे थ्योरी पॉजिटिव और नेगेटिव की भी दी थी कि एटम के अंदर अगर प्रोटॉन प्रेजेंट होगा तो वो पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव हीलियम, पॉजिटिव प्रोटॉन को ज़ाहिर सी बात है वो डिफ्लेक्ट करेगा, अपने आप से दूर भेजेगा उसे, क्योंकि बोथ आर लाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है तो वो तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक एटम की अरेंजमेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कैसी होती है, कहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, कहाँ पे हमारा नेगेटिव है। अंडरस्टूड? ये 3 पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स थे जो इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। हाँ, अब ये देखिए क्वेश्चन बन सकता है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है थर्ड वाला। मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई? गिव एनी रीज़न। अब ये क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, तो इसका क्या रीज़न जा सकता है? क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल्स उस स्पेस से गुजरे थे जो एंटी थे, और उनके दोनों के पॉजिटिव जो पार्ट्स थे। अब जैसे मैस का भी डिफरेंस हो सकता है और चार्जेस का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। On the basis of a conclusion drawn from these experiments, Rutherford proposed a new model for an atom। फिर उसने मॉडल एटम का नया मॉडल डाल्टन से हटके अपना जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके बाद उसने जो एटम का मॉडल दिया वो चेंज था, न्यू था। ही प्रपोज आ प्लेनेटरी मॉडल सिमिलर टू सोलर सिस्टम। इसको अंडरलाइन करें। इसका मॉडल कौन सा था? प्लेनेटरी मॉडल था,
जो कि बिल्कुल एक सोलर सिस्टम की तरह होता है फॉर एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल. द मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन. जहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज रीजन होता है वहाँ के साइड के एटम का मास काउंट किया जाता है, कंसनट्रेटेड होता है. ही नेम दिस रीजन एज अ न्यूक्लियस. उसको उसने कहा न्यूक्लियस. उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक हो गया. उसने कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कल्स एंड दीज सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट. अब ये सारा कॉन्सेप्ट हमें रदर ने दिया था ऑर्बिट का, न्यूक्लियस का. The centrifugal force due to the revolution of electrons balance the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. यहाँ पे अक्सर इस आखिरी लाइन पे ना अक्सर एक क्वेश्चन बनता होता है कि which force help electron to revolve around the nucleus. कभी आपने सोचा है अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता तो एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता और कोई भी बॉडी, कोई भी लिविंग थिंग इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ना कर पाती. ठीक है, अर्थ में एग्जिस्ट ना कर पाती. तो जो जैसे ही अगर आप अपने हाथ में एक रोप लें, रोप के साथ एक स्टोन को बांधे, उसको घुमाएंगे तो स्टोन आपके सर पे नहीं गिरेगा. क्यों? क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन दिखा रहा है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सारा स्टोन का वेट सेंटर पे लेके आ रही होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से स्टोन सर्कुलर मोशन में मूव करता है और वो आपके सर पे नहीं गिरता या हाथ पे नहीं लगता. इसी तरीके से जो एटम के गिर्द, एक न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. न्यूक्लियस जो है ना वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज में है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज में. दोनों एक दूसरे को इतनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं कि जैसे वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है. ठीक है. अब इसके कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे. क्या डिफेक्ट्स आए थे? Rutherford model of an atom resembles our solar system. It has the following defect. जो उसके मसाइल उसको पेश करने पड़े. क्लासिकल, आप देखें आपके पास में फिज़िक्स सिर्फ दो तरीके से आती है, क्लासिकल आती है, एक क्वांटम आती है. क्लासिकल फिज़िक्स में आप सारी चीज़ें वो पढ़ते हो जो किसी ने, आप साइंटिस्ट ने हमें इम्प्लीमेंट करके दी हुई हैं. क्वांटम में आप इमेजिनेशंस को डिस्कस करते हैं, मतलब आपके अजम्पशन होते हैं, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है आप उसको क्वांटम लेवल में ले जाकर पढ़ते हो. क्वांटम इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इन द काइंड ऑफ फिज़िक्स. क्लासिकल इज़ मच ईजियर. ठीक है. अब हम कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल emit एनर्जी कॉन्टीन्यूसली while revolving around the nucleus. अब दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्विंग के दौरान उनके उसने एनर्जी का जिक्र नहीं किया था यहाँ पे. आपको तो पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन जो है शील्डिंग इफेक्ट करके हायर एनर्जी से लोअर में जाता है, लोअर से हायर में जाता है, वो एनर्जी या तो गेन करता है या लॉस करता है. अगर उसने लॉस करनी है तो उसको वो अपने इर्द गिर्द में जो है भेजेगा. अगर उसने गेन करनी है तो इर्द गिर्द से ही तो एनर्जी लेनी है उसने. फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 10. द क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल emit एनर्जी कॉन्टीन्यूसली. रिवॉल्विंग से उसको एनर्जी मिल रही है. Thus the orbit of revolving electron becomes smaller and smaller until it would fall into the nucleus. This would collapse the atomic structure. यहाँ पे उसने एनर्जी की थ्योरी नहीं दी थी और उसका ये ड्रॉबैक आया था, अगर एटम बार बार उसके इलेक्ट्रॉन बार बार न्यूक्लियस के गिर्द मूव करेगा तो उसकी जितनी एनर्जी आएगी तो वो उसके करीब आता जाएगा, वो स्मॉल होता जाएगा, वो इतना स्मॉल हो जाएगा कि वो एटम के अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो कोलैप्स हो जाएगा सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर. और उसने थ्योरी तो दी ही नहीं, तो उसने जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता दिया. फोर्स है ना, फोर्स किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से. कोई भी बॉडी अगर एक्शन परफॉर्म करती है, वर्क करती है, फोर्स लगाती है तो वो एनर्जी की वजह से होता है. एनर्जी को उसने थ्योरी नहीं दी थी. इफ़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन emit एनर्जी कॉन्टीन्यूसली शुड फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम. अगर हमने कहा था कि वो एक ऑर्बिट में मूव करता है तो अगर वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है तो उसके बाद तो वहाँ पे कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था. तो ये दो मसले रदरफोर्ड को फेस करने पड़े जो अपने टाइम पे वो सुलझा नहीं सका. तो वो किसने काम किया? एक थ्योरी इज़ अबाउट बोहर्स एटॉमिक थ्योरी. सॉरी, दैट नेक्स्ट वन इज़ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी. इन 1913 नील बोहर, ये नाम और डेट इम्पॉर्टेंट है, proposed a model for an atom that was consistent with Rutherford model, जो कि उसके साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंट करता था. क्या? बट वो थोड़ा सा था लेकिन वो कुछ चीज़ें मज़ीद उसने एडवांस की थी, गलतियों को थोड़ा उसने हाईलाइट किया कि इम्प्रूव किया था. It also explained the observed line spectrum of hydrogen atom
मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी एज फॉलो। अब सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन एटम की बात की है, ठीक है, एज एटॉमिक मॉडल में इसको प्लेस करते हुए। उसने कहा द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। अब उसने कहा था स्पेक्ट्रम पता क्या बनता है कि जैसे अगर आप बात करो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो एक ही ऑर्बिट में नहीं रहता, वो इस सर्कल इंक्रीज़ होता जाता है इनकी। जैसे हम लोग वो नहीं देखते हैं अक्सर, जब हिप्नोटाइज करना हो तो वो एक ब्लैक कलर की लाइंस बनती जाती हैं आँखों में ना, कार्टून्स में, वो उस तरीके से उसने कहा था वैसे तो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि जो एटम है हमारे पास इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टे करता है, रिवॉल्व करता है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, हर एक ऑर्बिट के फिक्स्ड एनर्जी है, सो ईच ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। फिर हर इलेक्ट्रॉन में एटम जो रिवॉल्व कर रहा है वो अपनी रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस के गिर्द उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, और उस एनर्जी को हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जब एटम्स आयन और कटायंस बनते हैं, एटम गेन और लॉस करते हैं, तो एटम इनिशियल से, इलेक्ट्रॉन इनिशियल से जंप करते हैं, इनिशियल्स में ऐड होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये फार्मूला बन गया, इसको अंडरलाइन करें। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, कैपिटल ई से मेंशन करेंगे, ठीक है, इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस डी से मेंशन कर लें, एस से मेंशन कर लें, किसी से मेंशन किया जा सकता है। हमने कहा एनर्जी का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से लेके डिस्टेंस का। अगर उसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। नहीं, अगर उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी। अगर उसके करीब आएगा, उसका डिस्टेंस अगर हम कम करेंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को समझना है, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें कैसे बताया है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है वो इस तरीके से डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ना कोई, अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसके इर्द गिर्द ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। कुछ मैं ज़रा दूर ले जाती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो इसमें अगर हमें बताना हो कि इस इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करने की एनर्जी ज़्यादा है या इस इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा है? जो उसके करीब है ना, जो उसके करीब है, जो हमारे पास फर्स्ट शेल में आता है। तो जो उससे दूर है उसका डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। अगर आप दो मैग्नेट्स को पास रखो जो कि हमारे पास अनलाइक हो, अगर आप उनको करीब रखोगे तो उनकी अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अगर आप उसको दूर लेके जाओगे तो उनकी पावर अट्रैक्शन कम होती जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस मैटर करता है। अगर आपके पास लाइक चार्जेस हों, अनलाइक चार्जेस हों, अगर आपने दोनों को अट्रैक्ट करवाना है, अट्रैक्ट करवाएंगे, अगर उनका डिस्टेंस कम करते जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स दिखाएंगे। अगर आप उनका डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। गॉट इट?